हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी। हम क्लास 6th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की। पिछले भाग में हमने एयर अराउंड अस के क्वेश्चंस किए थे, है ना। जाना था कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। तो आज हम उसी सीरीज में अगला चैप्टर लेके आएंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो उनको करने के लिए चल रहे हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो क्लास 6 साइंस और हमारे पास आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज हैंड पैकिंग, व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड, व्हेन इज हैंड पिकिंग व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड। ठीक है, हैंड पिकिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग उस समय इस्तेमाल होती है कि जब हमें अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट है उन्हें सेपरेट करना होता है, जब वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, है ना। अनडिजायरेबल सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में आपके हो, जैसे आप देखते हैं कि चावल में आपके कंकड़ होते हैं, तो उन कंकड़ों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक टेक्निक है आपको सेपरेशन करने की, है ना। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि हैंड पिकिंग hand picking is used to separate hand picking is used to separate undesirable component when present in small quantity या small amount। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज थ्रेशिंग, व्हाट इज थ्रेशिंग। What is threshing? How it is done? How is it done? ठीक है ना, थ्रेशिंग क्या होती है और वो कैसे की जाती है। तो थ्रेशिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस जो हम यूज करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। फ्रॉम स्टॉक से हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में आपको जो स्टॉक्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, बीट किया जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड, है ना। समटाइम थ्रेशिंग आपका बुलक के कारण भी होती है, जो बैल वगैरह के कारण। मशीन्स भी आजकल यूज हो रही है थ्रेशिंग को यूज करने के लिए, है ना। अक्सर आपने देखा कि जो धान होता है, धान को आप थ्रेशिंग के द्वारा, आपने गाँव में देखा होगा कि धान को एक आपके पास कोई एक सरफेस होता है, उस सरफेस पे उसको हमको क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो जो धान के उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना।
तो इस तरीके से मशीन के द्वारा भी आज के लिए प्रोसेस होता है। तो थ्रेशिंग बेसिकली ये है ना। तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट the grain from stalks उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस the stalks are beaten to free the grain seeds ठीक है। sometimes it is done with the help of bullock machines are also used to thresh large quantity of grains large quantities of grains। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। इस तरीके से ये की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What type of separation, which type of separation is used in cashew nut factory? Which type of separation is used in cashew nut factories? कैश्यूज नट फैक्ट्री में हम किस तरीके की सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो हम कैसे करते हैं, सीविंग, है ना। सीविंग सेपरेशन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम इन फैक्ट्रीज में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिव वन एग्जांपल of sieving used in everyday life। है ना। एक एग्जाम्पल बताइए जहां
सीविंग का इस्तेमाल हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपने देखा कि जो आपका चोकर होता है, आटे में से चोकर को हटाना, वो सीविंग हो गया, छानना, है ना। तो आटे में से चोकर को छानना वो सीविंग का एक एग्जांपल है। तो अब आपको समझ आएगा कि सीविंग होता क्या है, कैसे कैश्यू नट फैक्ट्रीज में सीविंग की जाती है, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ बान which is also called choker from flour, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम मटेरियल, नेम सम मटेरियल name some material that are used name some material that are used as filters, ठीक है। नेम सम मटेरियल दैट आर यूज्ड एज फिल्टर्स। तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो ऐसा फिल्टर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो फिल्टर की तरह इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स आपके जैसे कॉटन हो गया, कॉटन, ठीक है, और आपके पास सिरेमिक हो गए, ठीक, और फिल्टर क्लॉथ होते हैं, फिल्टर क्लॉथ, ठीक है, और फिल्टर पेपर हो गया। तो ये कुछ मटेरियल है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज फिल्टर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्रोसेस of separating two immiscible liquids। अब immiscible liquids क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं। जैसे आप पानी में तेल को डालेंगे तो आप देखेंगे तेल की जो बूंद है वो ऊपर तैरेगी पानी के सरफेस के ऊपर, है ना। तो वो आपस में घुलते नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो इनको अगर आपको सेपरेट करना है तो कौन सा हम तरीका अपनाते हैं सेपरेट करने का। इसका हम जो तरीका है वो हम या तो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल कैसे इस्तेमाल होती है कि एक फनल टाइप की होती है जिसमें नीचे से आपकी टैप सा लगा रहता है। आपने उस जो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है वो डाला, ठीक है ना। अब जो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा और लिक्विड ऊपर तैरता है, उसके ऊपर आप देखते हैं। हम नीचे से जो टैप है उसे ओपन कर देते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे पानी बाहर को निकलने लगता है उस टैप के थ्रू। जब तक लास्ट बूंद पानी की बाहर ना निकल जाए, जैसे ही थोड़ा सा पानी बचा होता है और वो पूरा बाहर आने को तैयार होता है, तो हम क्या करते थे, जैसे हल्का सा बाहर आया तो हम उसको कॉक को टैप को बंद कर देते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करा, पानी तो सारा बाहर गिर गया और उस फनल के अंदर क्या बच गया, आपके पास ऑयल बच गया। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को करते। या सेपरेटिंग फनल एक और टेक्निक है, दूसरा है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, ठीक है, डिकेंटेशन भी टेक्निक है ये इस्तेमाल करने का। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which substance is used for which substance is used for loading
है ना। किस सब्सटेंस को हम लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो लोडिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एलम का, है ना। फिटकरी बोलते हैं जिसको, अक्सर आम भाषा में हम क्या कहते हैं? फिटकरी। एलम का हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिटकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग, है ना। अभी आपने पढ़ा लोडिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसका यूज क्या है लोडिंग में, किस तरीके से यूज होता है वो? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग? लोडिंग में हम एलम का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? तो जो एलम है आपका इस्तेमाल होता है सेडिमेंटेशन के लिए, है ना। एलम यूज होता है कि सेडिमेंटेशन को हम फास्ट कर सके, है ना। एलम को ऐड करते ही जो क्ले पार्टिकल्स है वो एकदम से क्या होते हैं? रैपिडली आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका क्या होता है? एलम का इस्तेमाल लोडिंग में किया जाता है, ठीक है ना। एलम या इट इज का मतलब यहाँ पे कौन हो गया? इट का मतलब एलम, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू मेक, it is used to make sedimentation it is used to make sedimentation faster, sedimentation faster by adding alum, by adding alum the clay particle, the clay particle settle down rapidly, settle down rapidly। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which process which process is used to separate, is used to separate, which process is used to separate bacteria from water, used to separate bacteria from water, है ना। वाटर से बैक्टीरिया निकालने के लिए हम किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं? कौन से सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो फिल्ट्रेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन के द्वारा। और कैसा फिल्टर? स्पेशल फिल्टर के द्वारा हम बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, filtration by using special filters, by using special filters, special filters, ठीक है ना। that is bacteria, that is bacteria proof filter, bacteria proof filter, ठीक है। तो ये है आपके पास सेपरेशन टेक्निक। देन व्हाट इज डिकेंटेशन? व्हाट इज डिकेंटेशन? ठीक है, डिकेंटेशन क्या होता है? ठीक है, तो डिकेंटेशन आपका एक टेक्निक है
जो यूज होती है आपका इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने की, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो आपका सस्पेंशन होता है सॉलिड पार्टिकल का लिक्विड में, उसे हम क्या करते हैं, अलाउड करते हैं कि किस तरीके से वो काम कर सके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन को आपका ये तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली डिकेंटेशन आपका वर्क करता है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस of separating insoluble solids from liquid, ठीक है। A suspension of solid particle in liquid is allowed to stand for some time. Solid particles settle down. Solid particles are settled down. ठीक है, at the bottom ड्यू टू उनके वेट के कारण, ठीक है, ड्यू टू देयर वेट ज्यादा होगा तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, है ना। तो इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। आई बात समझ में, क्या डिकेंटेशन हुआ, ठीक है ना। आपका इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने का टेक्निक है। सस्पेंशन आपको पता है, सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि दो पार्टिकल्स आपस में पूरी तरीके से नहीं मिलते, है ना। तो हम सस्पेंशन, किसका सस्पेंशन है, सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड में, उसको हम क्या करते हैं कि वो उसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। जैसे आप पानी में मिट्टी डालें, तो आप पानी में मिट्टी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे, आप उसको छोड़ दे थोड़ी देर तो मिट्टी जो नीचे है वो नीचे बैठ जाएगी बॉटम में, है ना। तो पानी को आप फिर फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो वो एक तरीके का सस्पेंशन है, ठीक है। पर ये कब होगा, अगर आप उसमें कांस्टेंट स्टिर कर रहे हैं, तो आप मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स, वो आपको दिखाई देंगे उस लिक्विड के साथ मिले हुए कुछ देर के लिए। एज सुन एज आपने उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो आप देखेंगे सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है डिकेंटेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन के ड्रॉबैक, इवेपोरेशन आप देखते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे आप पानी, तो आप क्या करें, बॉयल करें तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी ऊपर वेपर्स की फॉर्म पे इवेपोरेट होकर सारा उड़ जाता है, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि जो लिक्विड होता है मिक्सचर में वो इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एयर, और वो रिकवर्ड नहीं हो पाता, है ना। उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो पानी एक बार चलेगा, उसको रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, आप कैसे रिकवर कर सकते हैं कि अगर आप इवेपोरेशन को क्लोज कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, जैसे आपने एक
फ्राई पैन में आपने पानी लिया, उसको आपने बॉईल कर, ऊपर से आपने कोई ढक्कन लगा दिया, तो इवेपोरेट होके उस ढक्कन के नीचे सरफेस पे चला जाएगा ऐसे ऑयल आपके ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और थोड़ी देर बाद फिर कंडेंसेशन की मदद से वो नीचे वापस आपको लिक्विड मिल जाएगा। पर ऐसा कब होगा? जब आपके पास क्लोज कंटेनर हो। आपके पास ओपन कंटेनर में जो पानी आपके पास था सरफेस नीचे बॉटम पे, वो सारा का सारा इवेपोरेट होके चले गया। कहाँ चले गया? एयर में चले गया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक ड्रॉबैक है आपका इवेपोरेशन का। The liquid in the mixture, the liquid in the mixture is evaporated liquid in the mixture is evaporated off into the air and is not recovered रिकवर नहीं होता। तो ये ड्रॉबैक कहलाता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ mixtures are separated by evaporation? Which type of mixtures are separated by evaporation के द्वारा किस तरह के मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, है ना? तो आप इवेपोरेशन के द्वारा उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो जो जैसे कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व हो, है ना? सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपके पास क्या है, आपने इसके अंदर क्या डाला? सॉल्ट डाला, और अंदर आपके पास क्या है? वाटर मौजूद है ना? पानी में आपने सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। इनका मिक्सचर क्या हो गया? सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्ट को क्या करना है? वाटर से क्या करना? अलग करना है। तो आप इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। इसको आप नीचे से क्या करो? हीट करो, है ना? हीट करेंगे तो पानी कैसा है? वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएगा? ऊपर सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। इसी तरीके से जो सी वाटर होता है जिसमें कि सॉल्ट मौजूद होता है, तो वहां से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है जनरली हम इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर्स आपके इवेपोरेशन टेक्निक में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अपोजिट process of कंडेंसेशन। ठीक है, अपोजिट प्रोसेस कंडेंसेशन का क्या है? तो कंडेंसेशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन है ना? कंडेंसेशन का अपोजिट प्रोसेस क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का ऊपर जाना, और कंडेंसेशन उनका वापस आ जाना, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू अपोजिट प्रोसेस। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? What do you mean by solubility? है ना? सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो सॉल्युबिलिटी से समझने का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो पाए उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज ये क्या है, आपके पास वाटर इसमें प्रेजेंट है ना। सपोज 1 गिलास वाटर ये प्रेजेंट इसके अंदर है और आप क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। तो आप कितने स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं, 1 स्पून, 2 स्पून, है ना। तो मैक्सिमम 1 गिलास वाटर में 2 स्पून तक के शुगर ऐड हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो जितना शुगर, यानी शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट का काम कर रहा है और वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या जा सके, ऐड हो सके, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर में। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं क्या करूं, उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करूं तो अब ये 3 चम्मच के बजाय 4 चम्मच, 5 चम्मच ऐड करवा सकता है इस सॉल्वेंट पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी ये कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, why is water a universal solvent? A universal solvent, ठीक है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, है ना। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि जो वाटर है वो डिसॉल्व करता है, अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। इसी वजह से हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं, है ना। बिकॉज इट इज कैपेबल of dissolving, it is capable of dissolving different kind of substances, है ना। अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये ऐड कर देता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। आप देखते हैं कि पानी में आप नमक ऐड कर लो, चीनी ऐड कर लो, है ना, आप चॉक पाउडर ऐड कर लो, अलग अलग तरीके के चीज़ों को क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में से बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ temperature? What is the effect of temperature on solubility? What is the effect of temperature on solubility? ठीक है, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में। तो अभी हमने बढ़ाया कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर को आप बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सेपरेटिंग द सब्सटेंस के क्वेश्चंस देखे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में, कौन कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में। आपने इमिसिबल लिक्विड्स में देखा, है ना, हैंड पिकिंग, सीविंग, इस तरीके की चीजें हमने समझी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।